किसी भी लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी परीक्षाएं होती है उसमें सबसे ज्यादा परीक्षा सिर्फ छात्र नहीं देते किसी भी लोकतंत्र के अंदर, बल्कि रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून के राज को भी कई बार बहुत सारी अपनी परीक्षाएं, अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। जब लाखों एस्पिरेंट पेपर लीक स्कैंडल से अपना भरोसा खो देते हैं परीक्षा तंत्र पर, तो ये केवल चीटिंग की बात रह नहीं जाती, ये सीधा सवाल बन जाता है कि क्या हमारा कानून इतना मजबूत है कि फेयरनेस को बचा सके। और यहीं पर आती है सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेकिन सीबीआई केवल जांच ही नहीं करती, इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करती, ये इंश्योर भी करती है कि ट्रायल भी पूरी तरह फेयर हो। आज हम इसी प्रोसेस को गहराई से समझेंगे एग्जाम पेपर लीक की कंट्रोवर्सी के मद्देनजर। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। सीबीआई का रोल बहुत अहम होता है जब भी कोई उसे जांच सौंप दी जाती है ऐसे मैटर्स के अंदर। आज के सेशन के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उसको एक बार समझते हैं। रूल ऑफ लॉ, एग्जाम स्कैम्स और सीबीआई के बीच का रिश्ता क्या है और सीबीआई ऐसे मैटर्स के अंदर रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करने के लिए किस तरीके से जांच करती है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एग्जाम स्कैम्स में रूल ऑफ लॉ का असली मतलब क्या होता है और स्टेट लेवल इन्वेस्टिगेशंस और एसआईटी क्यों अक्सर फेल हो जाते हैं और मैटर दिया जाता है सीबीआई को। और तीसरा, लीगल फ्रेमवर्क क्या है सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन का, डायरेक्ट दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत और जो भारत के अंदर नए 3 आपराधिक कानून लागू हुए हैं उनको भी ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि आपका भारतीय न्याय संहिता 2023 वाला भी लागू हुआ है जिसने आईपीसी को बदला है। उसी तरह इन्वेस्टिगेशन के लिए सीआरपीसी को बदलकर भारत का नया कानून आ चुका है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और एविडेंस के लिए, साक्ष्यों के लिए नया कानून है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और इन तीनों क्रिमिनल कानूनों की मिली जुली जो साझा रणनीति है या जो भी स्ट्रक्चर है उसके तहत सीबीआई किसी भी मैटर के अंदर इन्वेस्टिगेशन करती है। वीडियो में अगर मेरी आवाज आपको बिल्कुल ठीक आ रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर आप एक बार बता दीजिए कि मेरी आवाज आपको बिल्कुल ठीक आ रही है। वीडियो के अंत तक आपको बिल्कुल साफ हो जाएगा और समझ आ जाएगा कि सीबीआई क्यों एग्जाम स्कैम्स के अंदर गार्जियन ऑफ फेयरनेस की तरह काम करती है और क्यों सीबीआई को जब भी कोई एग्जाम स्कैंडल होता है और एग्जाम लीक होता है, पेपर लीक होता है और सीबीआई जब इन्वेस्टिगेशन करती है तब ऐसी स्थिति के अंदर क्यों सीबीआई को गार्जियन ऑफ फेयरनेस कहा जाता है, निष्पक्षता का गार्जियन क्यों कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रूल ऑफ लॉ इन एग्जाम स्कैम्स के बारे में। देखिएगा, रूल ऑफ लॉ की अगर हम बात करें, रूल ऑफ लॉ का मतलब बिल्कुल साफ है और रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, कानून का राज, और सबके लिए कानून बराबर है। एग्जाम के रेफरेंस में, पेपर लीक के रेफरेंस में इसका अर्थ हो जाता है कि स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए लेवल प्लेइंग फील्ड, कि मतलब सभी लोग समान है। ऐसा तो नहीं किसी ने पीछे से पेपर लीक करवा के अनड्यू बेनिफिट ले लिया हो और सिलेक्शन ले लिया हो। उस चीज को दूर करने के लिए, सारी चीजों को लेवल प्लेइंग फील्ड कराने के लिए ये चीज है, तो इसको हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ। और दूसरा, पेपर लीक करने वाले चाहे वो एजेंट हो, ऑफिशियल्स हो या फिर पॉलिटिशियंस हो, उन्हें फेस करनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी। ये भी रूल ऑफ लॉ है, ये भी कानून का राज का एक हिस्सा है। और तीसरा कि ट्रायल हमेशा होना चाहिए कैसा, ड्यू प्रोसेस के तहत, मतलब कि सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करते हुए, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं। अगर पेपर लीक्स अनपनिश्ड रह जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये केवल करियर ही नहीं बल्कि गवर्नेंस पर लोगों का भरोसा भी टूट जाएगा। यही वजह है कि इंडिपेंडेंट और रिलायबल एजेंसी और क्रेडिबल एजेंसी की जरूरत होती है ऐसे मैटर्स के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, यानी कि सीबीआई। अब बात करते हैं कि क्यों जब ऐसे
संवेदनशील मुद्दे होते हैं, और जब स्टेट इन्वेस्टिगेशन करता है तो वो या तो ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, या फिर उसका लोगों में विश्वास क्यों नहीं बनता, और क्यों ऐसी स्थिति के अंदर लोग चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन स्टेट की एजेंसी ना करके, स्टेट पुलिस ना करके, या स्टेट की जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम है SIT ना करके किसी सेंट्रल एजेंसी जैसे कि CBI को सौंपा जाए। इसके पीछे के कारण क्या है वो आप समझिएगा। मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है तो बताइएगा। अब जो सवाल उठता है वो सवाल उठता है कि क्या स्टेट पुलिस या SIT क्यों नहीं मैनेज कर पाती है एग्जाम स्कैम्स के अंदर अच्छे से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन को। देखिए, सबसे पहली बात तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आ जाती है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि जो लोकल ऑफिशियल्स हैं उनके इन्वॉल्वमेंट से जो इन्वेस्टिगेशन है कई बार बायस हो सकती है। दूसरा, जो लोकल पुलिस है या लोकल SIT है उसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ राज्य के ऊपर लागू होती है। कई बार अगर लीक एक राज्य की बजाय कई राज्यों में फैला हुआ है तो ऐसी स्थिति के अंदर स्टेट पुलिस वहां पर एक्शन नहीं ले सकती। आपको किसी ऐसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की जरूरत होती है जो हर जगह इन्वेस्टिगेशन कर सके। तीसरा, चेन ऑफ कस्टडी इशू। एविडेंस लोकल लेवल पर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, इसलिए भी सेंट्रल एजेंसी की जरूरत होती है। और पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी शो करता है कि कई बार SIT इन्वेस्टिगेशन कोर्ट में फेल हुई है क्योंकि एविडेंस वीक था। इसलिए क्रेडिबिलिटी और इम्पार्शियलिटी के लिए CBI को इन्वॉल्व किया जाता है। अब बात करेंगे आगे, और उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि CBI को ऑटोमेटिकली हर बड़े एग्जाम स्कैम में इन्वेस्टिगेशन करने की अथॉरिटी होनी चाहिए, या पहले स्टेट्स की जो एजेंसीज हैं उन्हें चांस दिया जाना चाहिए? आपकी राय जो भी है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अब बात करते हैं कि लीगल फ्रेमवर्क क्या है, किस तरीके से CBI काम करती है। CBI काम करेगी, या CBI किसी भी मैटर में जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो एक तो जो उनका मेन कानून है जैसे कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जिसके अंदर CBI को सारी पावर दी गई है, उसके साथ साथ 3 जो नए आपराधिक कानून भारत के अंदर अभी लागू हुए हैं, जिन्होंने पुराने आपराधिक कानूनों को बदलकर नए कानून आए हैं, इन चारों कानून मिलकर एक तो दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो CPI का स्पेशल लॉ है, और उसके साथ साथ 3 जो आपराधिक कानून हैं, इन चारों का ताना बाना पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन और जांच प्रक्रिया को रेगुलेट करता है जो भी CBI करते हैं। 3 आपराधिक कानून कौन से हैं? पहला है भारतीय न्याय संहिता 2023, दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। लीगल फाउंडेशंस की बात करें तो CBI की पावर आपको कहां से आती है? आपको पता ही है कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो 1946 का कानून है उसके तहत CBI की जुरिस्डिक्शन बनती है। सेक्शन 6 इस कानून का यह कहता है कि किसी भी स्टेट में CBI तभी काम कर सकती है जब स्टेट गवर्नमेंट अपना कंसेंट दे, और कंसेंट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करती है, और तभी CBI को उस मैटर पर जुरिस्डिक्शन मिलता है। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 ऑफेंसेस जैसे चीटिंग, फ्रॉड, कॉन्स्पिरेसी, करप्शन आदि को डिफाइन करती है, और एग्जाम लीक केसेस में यही सेक्शंस अप्लाई होते हैं। और इसी तरह जो दूसरा आपराधिक कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, वो ऐसे मैटर के अंदर CBI के द्वारा इन्वेस्टिगेशन को, अरेस्ट को, बेल को और ट्रायल का जो पूरा प्रोसीजर है वो रेगुलेट करता है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो एविडेंस से रिलेटेड भारत का कानून है, वो एविडेंस की एडमिसिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी फिक्स करता है, खासकर डिजिटल लीक्स और फोरेंसिक प्रूफ के मामलों में। आपको पता ही है कि अभी हाल ही के अंदर UKA SSSC का पेपर लीक हुआ, और वो फोन के माध्यम से लीक किया गया, तो यहां पर डिजिटल लीक हुआ है, तो उसको रेफरेंस में एविडेंस के जो रेलेवेंट प्रावधान है, एविडेंस लॉ के जो रेलेवेंट प्रावधान है वो यूज होंगे। इस तरह CBI की पूरी प्रोसेस है किसी भी मैटर के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने की। इन्वेस्टिगेशन कहां से, इन्वेस्टिगेशन की पावर कहां से आएगी? DSPE से, यानी कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से आएगी। ऑफेंसेस कहां से रेगुलेट होंगे? भारतीय न्याय संहिता से। प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन का कहां से आएगा? वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से आएगा। और एविडेंस कलेक्शन कैसे किया जाएगा? वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के हिसाब से किया जाएगा। अब बात करते हैं कि कैसे CBI फेयर ट्रायल इंश्योर करती है ऐसे मैटर्स के अंदर।
सीबीआई फेयर ट्रायल इंश्योर करती है, पहला न्यूट्रलिटी, क्योंकि सीबीआई एक सेंट्रल एजेंसी है, लोकल एजेंसी नहीं है जहां पर ऑफेंस हुआ है, और इस वजह से क्या होता है कि जो लोकल पॉलिटिकल दबाव से दूर होकर काम करती है। दूसरा, एविडेंस इंटेग्रिटी, एग्जाम पेपर्स, डिवाइसेस और डिजिटल फाइल्स को प्रॉपर चेन ऑफ कस्टडी में रखती है। तीसरा, जुरिस्डिक्शन, नेशनल लेवल पर काम करती है और नेशनल लेवल पर एक्शन लेने की पावर होती है। क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए दूसरे राज्य में जा सकती है, वहां पर इंडिपेंडेंटली काम कर सकती है, क्योंकि कई बार जब ऐसे क्राइम होते हैं, जब ऐसे बड़े अपराध हो जाते हैं, तो सिर्फ वो एक राज्य तक सीमित नहीं रहते। तो ऐसी स्थिति के अंदर कोई ऐसी एजेंसी चाहिए होती है कि जो दूसरे राज्य में जाकर भी बेधड़क, बिना रोक टोक के, बिना हस्तक्षेप के इन्वेस्टिगेशन कर सके। और सीबीआई की अपनी स्पेशल कोर्ट होती है। जो चार्जशीट है वो नॉर्मल रेगुलर क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर नहीं दायर की जाती, वो स्पेशल सीबीआई कोर्ट के सामने दायर की जाती है। चार्जशीट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत सीबीआई कोर्ट में फाइल होती है, जिससे क्या होगा कि एक सीबीआई के सामने जो मैटर आए हैं वही अगर उस कोर्ट के अंदर जा रहे हैं, स्पेशल कोर्ट बनाई गई है, तो ऐसे मैटर के अंदर ट्रायल भी बहुत जल्दी होता है। और पांचवी बात क्या है? पांचवी बात है विटनेस सेफ्टी से रिलेटेड। जितने भी ऐसे मैटर्स होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, जिसके अंदर विटनेस प्रोटेक्शन, जो गवाह हैं उनकी रक्षा की, उनकी सेफ्टी की जिम्मेवारी काफी अहम हो जाती है, और वो जिम्मेवारी होती है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर। विसल ब्लोअर्स, जो मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और स्टूडेंट्स को थ्रेट से बचाते हैं, ऐसे मामलों पर सीबीआई काम करती है। यानी कि फेयरनेस सिर्फ हो ही नहीं बल्कि दिखे भी, ऐसा काम करती है सीबीआई। अब बात करेंगे अभी तक जो हमने डिस्कस किया इसका कंप्लीट एनालिसिस। एग्जाम स्कैम्स के अंदर रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो सकता था अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन या सीबीआई ओवरसाइट न होती तो। नए कोड जैसे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने प्रोसेस को और मॉडर्न किया है और स्ट्रांग बनाया है। कोर्ट्स भी ऐसे सेंसिटिव मामलों में सीबीआई की मॉनिटरिंग करती है ताकि ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी बनी रहे। यानी कि सीबीआई स्टूडेंट्स के जस्टिस डिमांड को, न्याय की जो डिमांड है और जुडिशरी की जो फेयरनेस की गारंटी है, उसके बीच एक ब्रिज का काम करती है। अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। तो आखिर में कंक्लूजन यही है कि रूल ऑफ लॉ का मतलब है समानता, इक्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, और फेयरनेस मतलब निष्पक्षता। एग्जाम स्कैम्स के अंदर सीबीआई इंपार्शियल इन्वेस्टिगेशन करती है, एविडेंस सिक्योर करती है और फेयर ट्रायल इंश्योर करती है अंडर दी रेलिवेंट लॉ, चाहे वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो या फिर नए आपराधिक कानून हो, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इससे सिर्फ एग्जाम ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक ट्रस्ट रिस्टोर होता है, एक विश्वास बन जाता है। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है ये कंप्लीट होता है। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, मददगार लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी किसी भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, आपके जितने भी टेलीग्राम ग्रुप हैं, वहां भी शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरीके के लीगल एनालिसिस चाहते हैं, न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। आपके लिए बहुत बेहतरीन लीगल एनालिसिस हम लेके आते रहते हैं। उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी की वैकेंसीज आउट हो गई हैं। दशहरे वाले दिन से हमारे नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, जिसकी पूरी जानकारी आपको हमारे ऐप पर, दून लॉ मेंटर ऐप पर अवेलेबल है। आप वहां से कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। दशहरे वाले दिन से हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम के सेपरेट बैचेस स्टार्ट हैं। प्री और मेंस और इंटरव्यू तीनों को फोकस करते हुए आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, सारी जानकारी वहां से ले सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। आपका कोई सवाल है, कुछ पूछना है, तो आप वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। जय हिंद। एक भी नहीं।